हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग यहाँ पर 69 बीपीएससी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक शायद ये लेक्चर नंबर 6 होगा। हम लोग लास्ट टाइम 118 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा उसने, द फॉलोइंग इज आर कंसिक्वेंस ऑफ इन्वोकिंग द आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होता है तो क्या क्या होता है? द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड एलोवेंसेज of all or any class of employees serving in connection with state affairs। ये बात तो सही है। Money bill or other financial bill passed by the state legislature are not required to be reserved for the consideration of the president। नहीं, इसको मतलब consideration of president का मतलब रखा जाता है। ठीक है, तो सेकंड गलत हो गया। तो अगर आप सेकंड इसमें से अगर आप पता कर लिया कि सेकंड इसमें गलत है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर भी देखते हैं थोड़ा सा। सेकंड गलत है तो सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, इसका आंसर तो भी आपको ए आ जाएगा। कोई बात नहीं, हमें और भी पढ़ना है आगे। द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड एलोवेंसेज of all or any class of employees serving in the connection with the affair of the union including judges of the Supreme Court and High Court। ये बात बिल्कुल सही है। Money bill or other financial bills are to be reserved for the consideration of the president after they are passed by the legislature of the state। ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है? ए है। तो इमरजेंसी से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता ही पूछता है, ठीक है, चाहे कभी वो आर्टिकल पूछ लेगा, ठीक है, या फिर कभी इतना ये काफ़ी बड़ा प्रोविजन मतलब पूछ लिया, तो अलग अलग तरीके से मतलब क्वेश्चन आपको मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है। जो द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। काफ़ी आप 69 का क्वेश्चन आप देखेंगे तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वन लाइनर नहीं है, मतलब वन लाइनर नहीं है, जैसे अभी 70वां में वन लाइनर है पूरा, ठीक है। आखिर किस तरीके से मतलब सेट क्या क्वेश्चन वन लाइनर पूरा मतलब बना दिया, क्या प्रॉब्लम रहा, मतलब ये मतलब एक बहुत अलग मतलब है, मतलब बेसिकली सोचने वाली बात है। हर किसी का एक लेवल जब क्या होता है कि लेवल इंक्रीज करता रहता है। 70 में अचानक उसने लेवल इतना ज़्यादा डिक्रीज कर दिया, बहुत ज़्यादा मतलब लेवल उसने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। स्टैगफ्लेशन आएगा तो क्या होगा? तो ये कुछ क्वेश्चन आपको यूपीएससी के जैसा है। सीआरआर अगर हमने बढ़ाया तो क्या होगा, एसएलआर अगर हमने कम किया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टैगफ्लेशन अगर बढ़ा तो क्या हुआ, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सही बात है। डिक्लाइन इन द इंडिविजुअल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बात भी सही है। डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, स्टैगफ्लेशन में ये भी हो जाता है। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये बात भी सही है। स्टैगफ्लेशन में चारों कंडीशन होता है। हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है ड्यू टू द increased government spending, decline in the industrial production and the sluggish economic growth, decrease in the aggregate demand and the consumer spending, appreciation of the domestic currency leading to reduction of exports competitiveness। इसका आंसर क्या है? डी फॉर दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है। As per the economic survey, which of the following statement describe the trend in the foreign direct investment। तो बोला कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या ट्रेंड है, ठीक है। It has decreases due to the less participation of the private sector। It has decreased due to the less participation of the private sector। It has increased compared to the pandemic level। It has increased rapidly without decreasing in any financial year after telecom sector was entirely reforms। It was decreased due to the weak global economic situation। देखिए इसका आंसर आपको 4 है, मतलब इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है, ठीक है। तो बोला कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 में द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या ट्रेंड रहा? इट हैज डिक्रीजेड ड्यू टू द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ऐसा नहीं होगा। इट हैज डिक्रीजेड ड्यू टू द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ये गलत है। इट हैज
इंक्रीज एज कम्पेयर टू द पेंडेमिक लेवल, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ आइडिया मान लीजिए नहीं भी है। इट हैज़ इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द टेलीकॉम सेक्टर वॉज इंटायरली रिफॉर्म्ड। ये कुछ मतलब अलग, मतलब एक अति वाली बात कर रहा है, मतलब ठीक है। 3 को यहाँ से निकाल देंगे, 3 को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। 2 में हल्का सा कन्फ्यूजन था, लेकिन इसका जो आंसर आपको है आपको डी है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है, ठीक है, टेंशन मन नहीं लेना, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 तरह का होता है, एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट पेमेंट होता है ना, वो आपको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का 3 एग्जाम्पल और क्या क्या होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, बताइए आप। 124 क्या है? द फॉलोइंग is not true about globalization and its impact in India. It has expanded the trade in the trades and goods and services, ये बात सही है। It had led to the greater flow of the foreign direct investment, ये बात सही है। Increase in export is greater than the increase in the import. Increase in export is greater than the, मतलब कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं, भाई इसका जस्ट अपोजिट है। इसका आंसर क्या है? सी फॉर कैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Consider following statement about the latest development of the union government finances. यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस के बारे में लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट क्या है? द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैड रीच्ड 9.32% जीडीपी ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर 2021. द फिजिकल डेफिसिट हैज मॉडरेटेड टू 7.7% जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2022. द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज गॉन डाउन। 125 का आंसर क्या है? सिर्फ और सिर्फ ए है। The fiscal deficit of the union government had reached 9.2% of GDP during the pandemic year 2021, ठीक है। बाकी सब गलत है, ठीक है। तो इसी कारण एक चीज़ यहाँ से कंटेस्ट होता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये आपको याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं। जो द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 1857 आपको मेंस में भी टॉपिक है और 1857 यहाँ ही पूछा है। द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश, सही बात है। द रिबेल डिड नॉट हैव द यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, ये बात भी सही है। देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बात भी सही है। इसका आंसर क्या हो गया? सी फॉर कैट। 1857 की फेल होने की क्रांति का कारण क्या था? सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, तो सही बात है। रिबेल डिड नॉट हैव द यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, कौन क्या करेगा कुछ उसके बारे में पता ही नहीं था। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये बात भी सही है। पूरा इंडिया है तो कुछ ही सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में ही यहीं पे मतलब पूरा आपको देखने को मिला था 57 का रिवॉल्ट, ठीक है। बाकी कुछ कुछ पार्ट में तो मतलब वो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, ठीक है। उनको उनको लग रहा था अगर हम पार्टिसिपेट कर गए और ब्रिटिश के चला गया तो क्या होगा कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो फिर हमको फिर से हमें बैक की ओर जाना पड़ेगा, तो कोई प्रोग्रेसिव आइडियाज़ नहीं है। मैं ऑलरेडी 1857 पे मतलब मैं मेंस का टॉपिक जो है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाकर देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा उसमें, आप देखेंगे तो आप। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। अगर आप 69 का, अगर आप 68 का क्वेश्चन अगर आप करके गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये फ्री का नंबर है ये। द कुक फ्रॉम द बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम द मर्डर अटेम्प्ट्स बाय द फूड पॉइजनिंग इन 1917 वाज, तो बतख मियाँ। आंसर क्या है? बी फॉर बेबी। द बकस्त मूवमेंट इन द बिहार 1937 एंड 38 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वुम्स, आप देखिए। बकस्त मूवमेंट है तो स्वामी सदानंद सरस्वती, पीर अली खान, ये तो कभी नहीं हो सकता, तो डी आप सबसे पहले निकालिए, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इसको भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए जयप्रकाश नारायण या फिर स्वामी सदानंद सरस्वती। तो बकस्त मूवमेंट जो है 1937-38 में किसने ऑर्गेनाइज किया था?
जेपी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती, आंसर C4 कैट है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपको नहीं भी पता है तो अभी आप इसको क्वेश्चन को आप निकाल सकते थे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है? ये बोलते हैं गो बैक टू वेदास, ठीक है। और जेपी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, खास करके क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये आज़ाद दस्ता बनाते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जयप्रकाश नारायणी टोटल रिवोल्यूशन करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1975 के आसपास में। और ये उस समय के प्रेजेंट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकते हैं और फिर जनता गवर्नमेंट आती है पावर में, ठीक है। आज़ाद दस्ता ये कहाँ बनाते हैं? नेपाल में, ठीक है। बकरी का टापू पे, ठीक है। वहाँ पे आज़ाद दस्ता बनाते हैं और इस पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट पे मतलब बेसिकली लीड करते हैं, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखिए इजी क्वेश्चन है ये, नॉट ए बिग डील। आप थोड़ा सा भी अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। होम रूल कब भैया? इसको लिख लिया करिए एग्जामिनेशन में, 1916 आसानी रहता है। सूरत और स्प्लिट 1907 में हुआ था। खेरा 1917-18 के आसपास है, ब्रॉडर मान लीजिए। मॉडलिंग इंटू रिफॉर्म 1909 में है। तब सबसे पहले क्या है भैया? सूरत स्प्लिट, तो 2 पहले हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा जी? मॉडलिंग इंटू 2 के बाद 4, तो आंसर क्या हो गया? B4 बॉम्बई और B4 बेबी। आप अगर होम रूल मूवमेंट देखेंगे तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट कराया गया था पहली मरतबा। उसके बाद एनी बेसेंट भी इसको स्टार्ट कर दी है, ठीक है, 1916 में ही। हालांकि एनी बेसेंट का जो आपको होम रूल मूवमेंट है वो काफ़ी लार्ज लेवल पर है, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक का स्मॉल लेवल पर रहता है, ठीक है। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इस सेशन में क्या होता है कि रास बिहारी घोष, क्या नाम है? रास बिहारी घोष, इसको चेयर करते हैं इस वाले सेशन को। सूरत स्प्लिट जब होता है उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि उनकी ओर से प्रेसिडेंट बने, लेकिन 1906 में ही चाह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट की उनका खुद का प्रेसिडेंट बने। लेकिन जो मॉडरेट, उन्होंने एक गेम खेल दिया। 1905 में तो दादा भाई नौरोजी बन गए, सॉरी, दादा भाई नौरोजी को तो बना दिया गया 1906 में, ठीक है। और यहाँ पे जो गांधी जी के जो क्या नाम है उनका, गुरुजी, वो बनते हैं 1905 में, ठीक है, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंड भी करते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जब बन गए 1906 में, तो दादा भाई नौरोजी के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। इसी कारण मॉडरेट ने यहाँ पर, एक्सट्रीमिस्ट ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला, ठीक है। उन्होंने सोचा कि 1907 में हम लोग अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन इनका प्रेसिडेंट बन नहीं पाया। तो फिर से रास बिहारी घोष को मॉडरेट ने प्रेसिडेंट बना दिया। और इस सेशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब खेला हो गया। ये सेशन है मतलब कि कुछ लोगों ने क्या कर दिया, कुछ क्वेश्चन पूछे रहे थे 1907 वाले सेशन में, कुछ लोगों ने चप्पल मारना चालू कर दिया एक दूसरे को, ठीक है। और ये सेशन मतलब पूरा बेकार हो गया। और यहीं से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं सूरत स्प्लिट के बाद। और सूरत स्प्लिट के बाद आप देखेंगे, सूरत स्प्लिट में मॉडरेट को भी एक बात समझ में आया और एक्सट्रीमिस्ट को भी एक बात समझ में आया कि जो मॉडरेट थे उनको बात पता चला कि यार जो जो एक्सट्रीमिस्ट थे सारे को मतलब जेल में डाल दिया गया, ठीक है। ब्रिटिशर तो ये मतलब चाह ही रही थी, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे लोग मतलब रिटायरमेंट भी ले लेते हैं पॉलिटिक्स से सूरत स्प्लिट के बाद, ठीक है। तो एक जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको एक बात समझ में आया कि जो मॉडरेट हैं उसी के बदौलत जो है अंग्रेज जो है वो आपके ऊपर मतलब हमला नहीं कर रहा, उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा है, ठीक है। और तो ये बात इनको समझ में आया बाद में, ठीक है। सूरत स्प्लिट हुआ, फिर 1916 में आपको लखनऊ सेशन होता है,
ठीक है। जो लखनऊ सेशन होता है यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हो जाती है, मुस्लिम लीग भी आ जाता है, और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। खेरा सत्याग्रह, तो हम लोग क्या एक ट्रिक हम लोग याद करते हैं, केक। गांधी जाके केक खाए थे। ठीक है। पहले चंपारण किए, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा। ठीक है। तो इसको इस टर्म में आप याद रख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था, 1909 में आता है ये। मॉर्ली कौन है, मिंटो कौन है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। क्या है ये, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये। और मिंटो क्या है और मॉर्ली क्या है, मिंटो क्या ही हो गया, और मिंटो और मॉर्ली क्या है, ये आपको यहाँ का उस समय गवर्नर जनरल आपको बोल सकते हैं, वायसराय है। ठीक है। और इसी सेशन में क्या होता है, इसी सेशन में 1909 में ही मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है भाई, कुछ नहीं, मान लीजिए एक कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पर इलेक्शन होता है। ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 100 लोग रहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि इसमें से 30 हिंदू हैं, 40 मुस्लिम हैं, और 30 अदर कास्ट के हैं, 30 अदर रिलीजन के कोई हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो मुस्लिम ही होगा, और जो वोट डालेगा वो भी मुस्लिम ही होगा। ठीक है। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट। ठीक है। ये काफ़ी मतलब ज़्यादा दिक्कत था। ये आप देखेंगे जो पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में, वो भी यही सेपरेट इलेक्टोरेट के चक्कर में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहीं से पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की जो आती है ना, डिवाइड एंड रूल, वो आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से मतलब यहाँ से मतलब स्टार्ट हो चुका है। हालांकि स्टार्ट तो 1906 से ही हुआ था, लेकिन ऑफिशियली आप देखेंगे तो वो यहाँ से आया, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। देखिए आप, अगर आपने शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 में लॉर्ड लिटन के बारे में वहाँ पर भी था मेंशन। ठीक है। स्टैट्यूटरी कमीशन सही है, आर्म्स एक्ट सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सही है। इल्बर्ट बिल तो भाई इसमें कौन है, इल्बर्ट बिल बता सकते हैं आप कौन है, रिपन है। ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से आपको रिपन है। इसका टेन्यूर कब से कब तक है, 1880 से लेकर के 84 तक। ठीक है। और तो स्टैट्यूटरी कमीशन इसी से रिलेटेड, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 में आता है, सॉरी 1878 में आता है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाता है इंडियन पे, मतलब कि आप मतलब कुछ भी आप प्रेस करने से, आप कुछ भी प्रिंट करने से पहले आप गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। 1000 तरह का मतलब यहाँ पे मतलब रूल्स और रेगुलेशन लगाता है, जिससे कि जो भी वर्नाकुलर है, मतलब क्या होता है, जो भी हिंदी में जो लिखी जा रही है, जो यहाँ के मातृभाषा में लिखी जा रही है, उस वाले न्यूज़पेपर मतलब ये लोग मतलब बर्बाद कर रहे थे। ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मान लीजिए कि आज इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब मान लीजिए कि उसी, लेकिन आज इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन उसी रात में कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो अपने न्यूज़पेपर को हिंदी से उसने इंग्लिश में रातों रात उसने ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर ये अप्लाई नहीं था। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था भाई, ये तो पता ही होगा आपको। इसमें क्या था, अगर कोई जो इंग्लिश ने कुछ क्राइम किया, ठीक है, मान लीजिए कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर लिया, कुछ ही मतलब कि कोई ऐसा मतलब मर्डर कर दे किसी का, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में जो अंग्रेज़ का जो केस है वो इंग्लिश जो जज है वही सुनेगा, इंडियन जज नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में ये था कि अब इसका जो है केस वो इंडियन जज भी सुन सकते हैं। ठीक है। तो इसी बात पे बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, द ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो प्लासी हुआ 1757 में। उसके बाद क्या हुआ भैया, 1764 में आपको बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1765 में क्या हुआ भैया, आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। ठीक है। इस ट्रीटी वाज साइन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 1765 में। ठीक है। अब देखिए, अब ट्रीटी ऑफ सगोली, ट्रीटी ऑफ बसीन और ट्रीटी ऑफ सालबाई, आप इस तीनों का कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। मैं आपको इसका आंसर कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।
इसमें से कुछ का आंसर आपको 1802 है, ठीक है। कुछ का आंसर इसमें से हाँ 1802 है कुछ का आंसर, और बाकी का आप देखिएगा, आप मुझे बताइए इन तीनों का बाकी का क्या क्या है। सगोली कब हुआ, बसीन कब हुआ और सालबाई कब हुआ। ट्रीटी ऑफ सालबाई, बसीन और सगोली, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो आसान था, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको घटनाचक्र से और स्पेक्ट्रम में अगर आपने पढ़ा है तमीज से तो बन जाएगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट पटना विच ईयर 1632। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो मतलब PYQ, अगर आपने PYQ किया है क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। और इंग्लिश कब लगाता है, 1651। हालांकि इंग्लिश 1620 में लगाता है, लेकिन वो मतलब सक्सेस नहीं रहता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड द महात्मा गांधी फर्स्ट मेक द यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज द वेपन्स। तो अहमदाबाद, ये तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या आपको C है, ठीक है। इसका आंसर क्या आपको है देख करके C। अब देखिए ऊपर में, अब आप देखिए तो बता ही देता हूँ, ट्रीटी ऑफ सगोली वाला, ठीक है। देखिए ट्रीटी ऑफ सालबाई कब होता है भैया, 1782 में। फिर इसके 20 साल के बाद ट्रीटी ऑफ बसीन हो जाता है 1802 में, और ट्रीटी ऑफ सगोली कब होता है 1816 में। कब होता है 1816 में। आप बताएंगे मुझे कि ट्रीटी ऑफ सगोली किसके किसके बीच में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको पहला जो हंगर स्ट्राइक कौन सा था आपको, अहमदाबाद, ठीक है। तो NCM तो आपको 1920-21 के आसपास में हुआ है, ठीक है। बरदौली है, फिर टॉयलेट एक्ट है, आपको 1919 के आसपास में आया है, ठीक है। चलिए आज के हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय। और आपको वीडियो पसंद हो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप बता सकते हैं मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर आप चाह रहे हैं कि वीडियो मैं बनाऊँ, तो उस टॉपिक का आप नाम मेंशन करिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको मतलब मैं उस वाले को नेक्स्ट मतलब मैं उसको मैं बनाऊँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।